देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेज यानी इंग्लिश। विदेशी व्यापारियों के आने में सबसे ज़्यादा फायदे में अंग्रेज रहे, क्योंकि बाकी सब ट्रेड करके धीरे धीरे हारते हुए भारत या ईस्ट इंडिया के जितने भी कंट्री थे वो छोड़ते गए। सिर्फ अंग्रेज, क्योंकि इनकी पॉलिसी दो प्रकार की थी, ट्रेड करना सेकेंडरी हो गया है, रूल करना प्राइमरी हो गया। ये शुरू से शातिर थे और बहुत चालाकी से राजाओं को या क्षेत्र को कब्जा कर लेते थे। अंग्रेजी कंपनी की शुरुआत पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि पुर्तगाली जहाज़ों से अंग्रेजों को पता चलता है कि भारत से पुर्तगीज ट्रेड कर रहे हैं। उन लोगों ने भी अपने क्वीन को, अपने किंग को इच्छा जताई। सबसे पहले रास्ता देखने का काम 1519 में मिड-डेनल हॉल ने किया था। इसने भारत तक आने का रूट खोजा। इस रूट में उसने पता लगा लिया कि आने जाने में कितना समय लगेंगे और कितना फायदा होगा, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। उसका पूरा नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, यानी ईस्ट के देशों के साथ, ईस्ट के जितने भी कंट्री के साथ ट्रेड करने के लिए यह कंपनी स्थापित की गई। जैसे दिसंबर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ टेलर द्वारा एक चार्टर मिला, खासकर अकबर के नाम से इन्होंने एक लिखित पत्र दिया, जिसे पूर्वी देशों में ट्रेड के लिए लाया गया। अब यह गारंटेड था कि आप 15 साल तक लाइसेंस मिला, जो कि आप ईस्ट के देशों से व्यापार कर सकते हैं। ओनली 15 ईयर्स के इस कंपनी को। इस कंपनी ने सबसे पहले जावा और सुमात्रा में अपना कंपनी खोला। इसके कारण थे। कारण यह था कि भारत के विषय में पुर्तगीज ये सारे कोस्ट कब्जे में रखे थे और इन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। इन्होंने ऐसा सोचा कि इधर भी पुर्तगीज ही होंगे, इसलिए नए जगह की तलाश में ये जावा और सुमात्रा आइलैंड चले गए, जहां इन्होंने कंपनी भी खोली। इसके बाद अफ्रीकन कंट्री मोरक्को में भी इन्होंने अपना ट्रेड एस्टैब्लिश किया, लेकिन इससे बहुत कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरीके से वो सुने थे, जिस प्रकार से वो सुने थे कि पुर्तगीज बहुत ज़्यादा फायदा कमा रहे हैं, तो ऐसा इन्हें नहीं मिला। तब इन्होंने इंडिया पर फोकस किया और इंडिया पर फोकस करने के लिए 1608 में कैप्टन हॉकिंस अंग्रेजी राजा किंग जेम्स फर्स्ट से एक प्रकार के ऑर्डर शीट प्राप्त करते हैं और उस ऑर्डर शीट को लेकर, जिसमें अकबर के नाम से लेटर था, और 1608 में ये पहुंचते हैं आगरा। यहां पर इन्हें मुगल एम्पायर जहांगीर से मुलाकात होती है। बता दें, जहांगीर से मुलाकात करने के लिए कैप्टन हॉकिंस पर्शियन लैंग्वेज यानी कि फारसी सीखा और उसने बताया
कि आने के बाद किसी भी विदेशी ट्रैवलर हो या मैसेंजर हो, उसे सम्राट के पास मिलने से बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि कौन जाकर उन्हें समझाए कि हम बाहर से आए हैं। उसने बताया कि बहुत सारे संघर्ष करने के बाद खुद सम्राट को देख रहे जा रहे हैं, लेकिन कोई उन तक पहुंचाने के लिए तैयार नहीं था। सम्राट कभी ख्वाबगाह में है, कभी टेरेस पे घूम रहे हैं। उसे लगता कि सामने तो है, क्यों नहीं मिल सकते, लेकिन हमारे यहां इतना कॉम्प्लिकेशन था कि मिलने की इजाजत नहीं थी। फिर वो दरबार में आता है और अपने पर्शियन लैंग्वेज से शहंशाह को खुश करता है। शहंशाह उसे खुश होकर 400 जात का मनसब देते हैं और उसे खान की टाइटल दिए, आगरा में रहने के लिए जमीन भी दिया। परंतु पोर्तुगीज के षड्यंत्रों के कारण उसे फैक्ट्री खोलने या ट्रेड करने की कोई लीगल अनुमति नहीं थी। और इसके बाद 1609 में वह सूरत में फैक्ट्री खुली। इंडिया का पहला इंग्लिश फैक्ट्री सूरत में खुली। दूसरा 1611 में मसूलीपट्टनम, दक्षिण की। फिर दोबारा सर थॉमस रो आते हैं, जो जेम्स फर्स्ट के ऑर्डर से लेकर 1615 में चलते हैं और 10 जनवरी 1516 को अजमेर कोट में पहुंचते हैं। अजमेर कोट से जहांगीर को मिलते हैं। जहांगीर के साथ उस समय नूरजहां थी और नूरजहां के साथ मिलकर उन्हें भारतीय क्षेत्र में ट्रेड करने की अनुमति दे दी गई। यह पहला अंग्रेजों का मौका था जो व्यापार करने को मिला। और इसके बाद अंग्रेज भारत के वेस्टर्न क्षेत्र छोड़कर ईस्टर्न क्षेत्र पर अपना ट्राई करना चालू कर दिए। और सर थॉमस रो के ऑर्डर सीट के बाद ही यहां पे उन्होंने व्यापार करना शुरू किया। सर थॉमस रो 1615 ईस्वी में इंग्लैंड से रवाना हुए और 1616 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर से व्यापार करने तथा फैक्ट्री बनाने, उसे किलाबंदी करने की अनुमति प्राप्त कर ली। परिणाम स्वरूप 1619 आते आते अहमदाबाद, बड़ोदरा, भरूच और आगरा में इन्होंने फैक्ट्री डाल दी, लेकिन बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसके कंपटीशन में डच और पोर्तुगीज पहले से थे। फिर इसने सबसे पहले साउथ में 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के जो नवाब थे उनसे गोल्डन लेटर प्राप्त किया। गोल्डन लेटर इसलिए कहा जाता है कि इस अधिकार पत्र से साउथ में उसे ट्रेड करना आसान हो गया। और इनके लिए सबसे अच्छी बात यह रही कि बंगाल में शाहजहां उस समय भारत का मुगल सम्राट था। उसने 1632 में ही पोर्तुगीज बस्तियां उजाड़ दी। इसके बाद अंग्रेजों ने दक्षिण में यानी मद्रास को अपना सेंटर बनाया और मद्रास में फ्रांसिस डे द्वारा 1639 में किलाबंदी की गई और उस किलाबंदी को फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जानते हैं।
ये पहला सबसे बड़ा व्यापारिक किलाबंदी थी। फिर ब्रिजमैन ने 1651 में हुगली में पहली बार बंगाल में फैक्ट्री खोली, क्योंकि पुर्तगीज कमजोर हो गए थे, उनका प्रतिद्वंदी डच थे और डच भी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं थे। तब बदलाव आया जब पुर्तगाली राजकुमारी ब्रिगांजा डी कैथरीन का विवाह अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स सेकंड के साथ हुआ, और ये एक नया अध्याय जुड़ गया। और इससे क्या हुआ कि इनके जो कंपटीटर, सबसे बड़े दावेदार पुर्तगीज थे, उन लोगों ने ये कह दिया कि अब हमें अंग्रेजों से कोई प्रॉब्लम नहीं, और अंग्रेजों को पूरी तरह से बढ़ने का मौका दिया। इसी बीच एक और बड़ा बदलाव हुआ। बदलाव यह हुआ कि 1668 में मात्र 10 पाउंड में ईस्ट इंडिया कंपनी, चूंकि पुर्तगीज के कब्जे में मुंबई था, मुंबई 7 अलग अलग आइलैंड पे बसा हुआ है, 7 आइलैंड पे। इसे सालिसेट बेसिन कहते हैं, याद रहे, ये आज पूछता है। ये सालिसेट बेसिन पर बसा हुआ है। आप जैसे मुंबई जाइएगा तो कल्याण से ही आपको समुद्र दिखना चालू हो जाएगा, पुल पार करते जाइएगा। तो इस बेसिन को कब्जा किए थे पुर्तगालियों ने, और पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में राजकुमार को यह मुंबई को दे दिया। अब चूंकि राजकुमार को कोई काम नहीं था, इसलिए उन्होंने मात्र 10 पाउंड के एनुअल रेंट पर इस जगह को ईस्ट इंडिया कंपनी, जो व्यापारी कंपनी थी, उसको दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में बहुत ज्यादा ग्रो करने लगी थी। जैसे ही बंगाल से ट्रेड प्रारंभ हुआ तो कॉटन इंडस्ट्रीज और अन्य चीजों पे, पहले मसाले के करते थे, अब कॉटन इंडस्ट्रीज पे इनका हाथ साफ होने लगा, जूट इंडस्ट्रीज पे कच्चे माल मिलने लगे। यहां से बंगाल के उस समय सूबेदार थे शाइस्ता खां। शाइस्ता खां ने इन्हें व्यापार करने के लिए ट्रेड दिया। उसी समय मुगल राजकुमार शाह सुजा, इन्होंने 3000 एनुअल चार्ज पर बंगाल में इन्हें ट्रेड करने का अधिकार दे दिया। अब जॉब चारनॉक द्वारा 3 जगह की जमींदारी ले गई। 1619 में कालिकता, सुतानती और गोविंदनगर, इन तीनों को मिलाकर और कलकत्ता की स्थापना की। तो कलकत्ता के संस्थापक कौन है? जॉब चारनॉक। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया का वर्चस्व बढ़ रहा था। उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इतना लंबा चौड़ा नाम था, उसका एक पैरेलल कंपनी इंग्लैंड से फिर रजिस्टर करा के भारत की तरफ व्यापार करने चली। उसका नाम था इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी ऑफ ईस्ट, जो 1632 ईस्वी में रजिस्टर्ड हुई। अब भारत में क्या हो रहा था कि राजनीतिक उथल पुथल हो रहे थे। यह शाइस्ता खां कहता है कि अंग्रेजों जैसे मक्कार और अंग्रेजों जैसे धूर्त अभी तक कोई विदेशी नहीं थे, हुआ भी। इस कंपनी के आने से आपस में ही फूट पड़ने लगे। तब दोनों कंपनियों ने मिलकर 1709 में द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड, ये उसका है, और आधा हिस्सा ट्रेडिंग कंपनी टू द ईस्ट जोड़कर ज्वाइंट वेंचर बना
और यहीं से बना ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC। अब देखिए 1719 में मुगल सम्राट थे फर्रुखसियर। फर्रुखसियर बहुत ज्यादा स्पाइनल कोड के दर्द से परेशान थे, तो उस समय हैमिल्टन नामक अंग्रेज सर्जन आए और उन्होंने उनके ऑपरेशन करके उनको दर्द से निजात दिया। जो 3000 रुपए में केवल बंगाल से व्यापार करते थे, अब उन्हें ओनली 3000 देकर और पूरे भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली। इस चार्टर को वो लोग कहते हैं दस्तक। दस्तक मतलब सिग्नेचर। और इसे दिखाकर इस दस्तक का मिसयूज करने लगे और इसे दिखाकर ये लोग पूरे भारत में ट्रेड करते थे। ना पुर्तगालियों को देते थे, ना किसी राजा को देते थे। कहते थे कि मुझे मुगल सम्राट द्वारा दिया गया ये फरमान है, और ये मुफ्त में व्यापार करते थे।